রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये स्टेम पढ़ रहे थे जिसका कंसेप्ट लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कुछ अगर लगेगा तो किसी क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 तक हम लोगों ने किया था। अभी आज हम लोग इलास्ट्रेशन जो है 6 नंबर से करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला है Entity A exchanges land with a book value of 10 lakh for cash of 20 lakh and plant and machinery value 25 lakh। तो entity A जो है उसके पास एक लैंड है, ठीक है। तो स्टोरी ये बोल रहा है, ये हो गया entity A, ठीक है। इसके पास एक लैंड है, तो बैलेंस शीट में एक लैंड दिख रहा होगा जिसका वैल्यू है बुक वैल्यू है 10 लाख। तो इसका मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू 10 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है कि अब ये जो एक्सचेंज ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं, बोल रहा है कैश 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 25 लाख। मतलब ये वाला जमीन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जमीन दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा और बदले में लिया क्या जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी और कैश लिया जाएगा। मतलब मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों लिया जाएगा। तो कैश 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख। तो ये 25 लाख का है, ये 20 लाख का है। गुड मॉर्निंग मैम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड। तो इसका मतलब इनके यहाँ से तो ये लैंड जो है चला जाएगा। अब इनके बैलेंस शीट में यहाँ क्या दिखना चाहिए, प्लांट मशीनरी। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना कंसीडर करेगा एंटिटी ए। अब यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें देखना है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। तो बोल रहा है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो देखो रूल्स क्या था कि अगर हमारे ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ये देखो, तो हमें कैसे करके एक्सचेंज का वैल्यू करना चाहिए। बोला है एक्सचेंज ऑफ एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। नॉर्मली फेयर वैल्यू पे ही होगा। और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तब बोला था बुक वैल्यू पे होगा। मतलब हमारा यहाँ पर जो एसेट लिया जा रहा है उसका वैल्यू जो है कैसे होगा, फेयर टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसिप्ट। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्वल टू टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसिप्ट, ठीक है। तो कैश रिसिप्ट कितना कर रहे हैं हम लोग, 20 लाख। और टोटल फेयर वैल्यू यानी कि जो एसेट हम लोग ले रहे हैं उसका टोटल फेयर वैल्यू कितना है। तो टोटल फेयर वैल्यू कितना हो रहा है, 45 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 लाख, क्योंकि मार्केट में किसी चीज का वैल्यू 45 लाख जो है उस तभी तो कोई देगा ना। अब वो अपना प्लांट मशीनरी 25 लाख और कैश 20 लाख, तो इसका मतलब मार्केट के हिसाब से दे रहा होगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। तो इसका हम लोगों को एंट्री भी लिखने बोल सकता है, ठीक है। तो एंट्री दिखा देते हैं। देखो एंट्री कैसे होगा, अगर हमें एंट्री करने के लिए बोला जाए तो हम लोग नेक्स्ट पेज में एंट्री करके देखते हैं। अगर एंट्री करने बोले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो एंट्री में हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंटिटी ए अपने बुक्स में क्या एंट्री कर सकता है। तो एंटिटी ए के पास प्लांट मशीनरी आ रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश आ रहा है उसके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके पास से चला क्या जा रहा है, उसका जमीन यानी लैंड, ठीक है। अब वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लैंड का जो वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख। कैश कितना रिसीव कर रहे हैं हम लोग, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना होगा, देखो वही तो मेन बात है ना कि हमें प्लांट मशीनरी कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ऐसे एंट्री लिखोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है कैश आ गया है 20 लाख और प्लांट एंड मशीनरी रिसीव हो रहा है 25 लाख का। तो प्लांट एंड मशीनरी रिसीव हो रहा है 25 लाख का, ठीक है। और बाकी जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट है एक्सचेंज में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 40। ये हो गया हम लोग का प्लांट मशीनरी का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला 25 लाख। तो 25 और 20 ये हो गया 45। 45 से 10 माइनस करने से कितना होगा, 35 लाख। 35 लाख, ठीक है। तो 35 लाख हो गया प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो एंट्री हमें करने के लिए बोल सकता है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं, देखो कैसे लिखा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वही लिखा हुआ है, बट तुम लोग को भी लिखना पड़ेगा, केस स्टडी है ना। तो इन द गिवन केस प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू हुआ है 25 लाख पे, ठीक है, विच इज एज्यूम टू बी फेयर वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम लोग फेयर वैल्यू मान लेंगे। देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू बोला नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग फेयर वैल्यू का बात क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें बोला है कि अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है तो उस केस में हमें किस पे वैल्यू करना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ एसेट को फेयर वैल्यू में। तो क्योंकि फेयर वैल्यू है कि नहीं ये 25 लाख हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम लोग एजम्पशन ले लेंगे कि यही इसका फेयर वैल्यू है, ठीक है, ये चीज बोल रखा है यहाँ पर। फर्दर सिंस फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एसेट गिवन, मतलब जो एसेट दे रहा है उसका फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वर्ड ऑफ 45 लाख। तो क्योंकि लैंड का कोई फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लैंड का क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि लैंड का कोई फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ट्रांजैक्शंस को एसेट जो हम लोग ले रहे हैं उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि इतना होगा। मतलब हम लोग 20 लाख और 25 लाख, तो टोटल हम लोग 45 लाख का चीज ले रहे हैं, तो उसमें मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों है। सिंस लैंड ऑफ बुक वैल्यू 10 लाख इज ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट ऑफ 45 लाख, ए गेन ऑफ 35 लाख विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो वही एंट्री जो है यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से एंट्री करना पड़ेगा। फिर इन्होंने एंट्री भी किया है, देखो हम लोगों ने जैसे किया, तो क्या एंट्री हो जाएगा, देखो कैश आया, मैंने भी लिखा, प्लांट मशीनरी आया, लैंड चला गया, और प्रॉफिट कितना हो गया, 35 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल, मेन बात ये याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो एक्सचेंज एसेट का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज एसेट को मेजर करना पड़ेगा फेयर वैल्यू पे। तो जो एसेट हमें मिल रहा है वही तो अब हम लोग अपने बुक्स में दिखाएंगे। हमें प्लांट मशीनरी मिल रहा है, तो प्लांट मशीनरी का फेयर वैल्यू कितना है, जितने में हम लोग उसे टेक ओवर कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो प्लांट मशीनरी 25 लाख यही फेयर वैल्यू मानेंगे, और क्योंकि हम लोग कैश भी ले रहे हैं तो इसका मतलब 45 लाख हो जाएगा। तो उसमें जब हम लोग उसको मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी अलग कर देंगे तो इस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 7, इसमें कैसे करके करना है। इलास्ट्रेशन 7 में बोला है कि एंटिटी ए एक्सचेंज कार विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड ए कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 10। तो एंटिटी ए, ठीक है, स्टोरी ऐसा है कि ये है एंटिटी ए। अच्छा, इसके पास क्या है देख लेते हैं। इसके पास है कार जिसका बुक वैल्यू है 13 लाख और फेयर वैल्यू 13,25,000। मतलब एनटीटी ए का एक बैलेंस शीट होगा जिसमें यहाँ पर एसेट साइड में कार दिख रहा होगा। अब ये कार कितने में दिख रहा होगा, बुक वैल्यू में, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा बुक वैल्यू पे बनता है। तो ये 13 लाख का दिख रहा है, जबकि इसका फेयर वैल्यू, अगर हम नीचे यहाँ पर लिखे कि इसका फेयर वैल्यू कितना है, इस कार का फेयर वैल्यू हमें बता दिया 13,25,000, मतलब 13.25 लाख, मतलब मार्केट वैल्यू इतना है, ठीक है। फिर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस कार को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। कैसे, जिससे एक्सचेंज कर रहे हैं उससे क्या ले रहे हैं, कैश 15,000 और एक कार वाई ले रहे हैं। तो ये कार के बदले ये लोग क्या ले रहे हैं, एंटिटी ए टेकन, ठीक है, कार और कैश। तो कार कितना ले रहा है, कैश कितना ले रहा है, तो कार वाई जिसका फेयर वैल्यू है 13,10,000, 13,10,000, ये इसका फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, ठीक है। और कैश जो है 15,000, ये बोला है। अच्छा, फिर बोल रहा है द ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज। बोल रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है वो सब छोड़ो, बोला है नहीं है, हमें तो उसी से आइडेंटिफाई करना है, बोल रहा है। और क्यों नहीं है, बोल रहा है द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। बोल रहा है ये जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगा इससे इनका कैश फ्लो भी किसी तरीके का चेंजेस वगैरह नहीं आएगा, तो मान रहे हैं कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो जो भी हो, कॉमर्शियल सब्सटेंस
सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब हमें जो एक्सचेंज एसेट है उसको किस में वैल्यू करना पड़ता है, बुक वैल्यू पे। वो चीज मेन है, हमें ये याद रखना है। एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लाइक कॉमर्शियल सब्सटेंस, इन दिस केस वैल्यू विल बी टेकन एज बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसका जो वैल्यूएशन होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन होगा वैल्यू कौन से कार का, कार वाई का। ठीक है, जो एसेट हम लोग ले रहे हैं, अब एंटिटी ए को तो ये सोचना है ना अपने बैलेंस शीट में जो वो कार वाई दिखाएगा वो कितने में दिखाएगा, तो कार वाई का वैल्यू होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन एज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, इस वजह से। अच्छा, अब ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है इट इज द सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर द ट्रांजैक्शन, मतलब उनका कॉमर्शियल सब्सटेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन होने के बाद भी मतलब उनका जो सिचुएशन है वो एज इट इज रहेगा। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव, तो जो एसेट हम लोगों ने रिसीव किया है उसका कॉस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोल रहा है बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। ठीक है, तो जो एसेट हम लोग दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पहले हम लोग एंट्री के हिसाब से देखें तो एंटिटी ए जो है वो क्या एंट्री पास करेगा, और यहाँ पर देखो एंटिटी ए बोलेगा कि मेरे पास आया कार वाई, ऐसा एंट्री करेगा, कार वाई अकाउंट डेबिट, और मेरे पास क्या आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और मेरे पास से क्या चला गया है, कार एक्स चला गया, ये इनका जो कार था इसको एक्स नाम दिया था, कार एक्स चला गया। ठीक है, अब कितने का कार एक्स जाएगा, क्रेडिट कितने से करेंगे, जितने से बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, मतलब ये 13 लाख से होगा, ये कंफर्म है। कैश कितना आया ये भी हमें पता है, कैश हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पर 15,000। ठीक है, अब कार वाई को कितने में दिखाना है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, तो एसेट जो गिवन है उसका बुक वैल्यू कितना है, ये रहा कार एक्स 13 लाख। ठीक है, लेकिन हमें मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी अलग करना पड़ता है, तो फिर हम लोग इस 13 लाख से कितना माइनस करेंगे, कैश को माइनस कर देंगे, तो 15,000, तो 13 लाख से 15,000 माइनस कर दो, कितना हो, 12,85,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 12,85,000, ये बैलेंस करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कैश जो रिसिप्ट होगा उसे हमें हमेशा माइनस करके दिखाना है, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस कैश रिसिप्ट, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस कैश रिसिप्ट, और जब फेयर वैल्यू लेंगे तब हम लोग उसमें मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखो अगर मुझे मार्केट वैल्यू पता करना है किस चीज का, तो देखो इस जमीन के बदले कोई मुझे ये प्लांट मशीनरी और ये पैसा दोनों देने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब मुझे मेरा इस चीज का मार्केट वैल्यू कितना है, 45 लाख। ठीक है, उसके पास कम होगा इसलिए वो कैश दे रहा है, मतलब प्लांट मशीनरी का वैल्यू लैंड के साथ एड पर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसीलिए वो कैश भी दे रहा है। तो इस तरीके से होगा, जैसे देखो मैंने भी एग्जांपल सेम ही दिया। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव जो है टोटल फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग कैश वगैरह कुछ है तो वो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बुक वैल्यू लेना होता है और उससे अगर कुछ कैश रिसिव्ड है तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, सिंस द ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस द एंटिटी रिकॉग्नाइज द एसेट रिसीव्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ कार एक्स, ये देखो बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है गिवन उसके ऊपर होना चाहिए, तो कार एक्स लिख दिया है, देयरफॉर इट रिकॉग्नाइज कैश ऑफ 15,000 एंड कार वाई एस पीपी विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 12,85,000। तो बोल रहा है कि कैसे करके रिकॉग्नाइज करना है, कैश दिखाना है 15,000 बैलेंस शीट में, और कार वाई पीपी के अंडर दिखा देना है जिसका कैरिंग वैल्यू मतलब जो बैलेंस दिखाएंगे वो 12,85,000 दिखाएंगे, कैश कार टू कार एक्स, ये देखो कैश कार वाई टू कार एक्स, इस तरीके से एंट्री। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 8 पे क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि what happens if the cost of the previous part or inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। अच्छा, तो बोल रहा है कि क्या होगा अगर द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन, प्रीवियस पार्ट
इंस्पेक्शन वॉज नॉट आइडेंटिफाइड। इंस्पेक्शन का मतलब क्या था? रिप्लेसमेंट। मैंने बोला था कि टर्म्स हम लोग को याद रखना है। ये देखो रिप्लेसमेंट के बारे में बात दिया है, ये रहा। तो अगर कुछ रिप्लेसमेंट होता है तो उसका रूल्स कैसा था? देखो जैसे ये मशीन था, इसके अंदर ये एक छोटा सा पार्ट्स था, अगर ये रिप्लेस हो रहा है तो इसकी कॉस्ट को हम लोग कैसे करके दिखाएंगे? तो ये जो बड़ा मशीन है, ठीक है, ये जो बड़ा मशीन है, इसके कैरिंग अमाउंट पे, मतलब इसका जो डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू बचा हुआ है, इसके कैरिंग अमाउंट पे इस पार्ट को लगाने का खर्चा, ठीक है, जो कि 50,000 था रिकॉग्नाइज्ड, और इसको निकलवाने का खर्चा डी रिकॉग्नाइज्ड, ये दोनों चीज हमें दिखाना पड़ता है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन, मतलब हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो है, ये जो हम लोग मतलब रिप्लेस करना चाह रहे हैं, इसका प्रीवियस कॉस्ट कितना था, क्योंकि हमें वो पता चलेगा, तब तो हमें पता चलेगा ना कि ये जब डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 20,000 का है इसका वैल्यू, ठीक है, तो हमें वो पता नहीं चल रहा है कि जो हम लोग इसे डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना है, मतलब कितने पे इसे खरीदा था, ठीक है। द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, तो बोल रहा है जिसमें ये जो पार्ट है वो लगाया गया है या कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो पार्ट कितने का था, वो अगर हमें नहीं पता चल रहा है प्रीवियसली कितने का था, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो चीज पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ के बता देते हैं। बोल रहा है कि डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑकर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। बोल रहा है हम लोग को तो डी रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ता है? उसका कैरिंग अमाउंट, ठीक है। डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑकर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ द previous part inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। मतलब ये जो मशीन है, ठीक है, इसमें ये पार्ट हम लोग निकलवाना चाहते हैं और नया लगवाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? ये बड़े से मशीन का कैरिंग अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है। और लगवाने का खर्चा जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। और डी रिकॉग्नाइज करना मतलब जितने का वो बचा हुआ है उतने का वो निकाल के बाहर कर रहे हैं, डी रिकॉग्नाइज कर, ये हमें लेस करना पड़ता है, ठीक है। ये तो है कंसेप्ट, ये लेस करना पड़ता है। अब बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं जिस पार्ट्स को निकलवाना चाह रहे हैं उसका कॉस्ट पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो कॉस्ट का जरूरत भी नहीं है, हमें डी रिकॉग्निशन वैल्यू से मतलब है कि जब हम लोग निकलवा रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट कितना है। तो इसलिए बोला है कि डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑकर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर the cost of the previous part inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। मतलब जिसमें वो आइटम लगाया जा रहा है या फिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट, अगर हमारा प्रीवियस उसका कॉस्ट कितना था नहीं पता चलता है तो नो मैटर, हमें कैरिंग अमाउंट से लेना देना है। फिर इलास्ट्रेशन 9 में देखो थोड़ा सा घुमा दिया, बोल रहा व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट practicable for an enterprise to determine the carrying amount of an replaced पार्ट और इंस्पेक्शन। अब अगर हमें कैरिंग अमाउंट भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब इसके पहले हम लोग बोल रहे थे कॉस्ट नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट चाहिए ना हमें। बट अगर कैरिंग अमाउंट भी डिटरमाइन ना कर पाए तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें मार्केट में सिमिलर चीज का जो कॉस्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बोल रहा है कि इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेस पार्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शंस कंपोनेंट वाज व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब बोल रहा है अगर मुझे कॉस्ट नहीं, पहले बोला कॉस्ट नहीं पता चला, ठीक है, अब बोल रहा है कैरिंग अमाउंट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना है? तो बोल रहा है इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का कॉस्ट हमें क्या यूज करना पड़ सकता है, और एस्टिमेट करना पड़ सकता है उसके कॉस्ट को कैसे, ऑफ ए फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन, फ्यूचर में अगर हम लोग इस तरीके का कोई रिप्लेसमेंट करें, ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना हो सकता है, एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेस पार्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट वाज व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब जब ये आइटम लिया गया था तब उसका कॉस्ट कितना था, अगर हम लोग फ्यूचर में इस तरीके के रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट मार्केट में कितना पड़ेगा, वो चीज हम लोग एस्टिमेट करके या फिर मार्केट
मार्केट में देख के ये चीज हम लोग जो है अंदाजे से एस्टिमेट करके जो है हम लोग फिर उसका वैल्यू करेंगे, यही चीज बोला है कि हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, एस्टिमेट करके फ्यूचर में सिमिलर इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो उसका मार्केट में प्राइस क्या होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8 एंड इलास्ट्रेशन 9 सिमिलर कंसेप्ट पे था। अच्छा, फिर नेक्स्ट देख इलास्ट्रेशन 10। इलास्ट्रेशन 10 में क्या बोला है, बोल रहा है कि एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। इट ओन्स ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, इनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, सच एज फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग इज इन सेवरल कैपिटल सिटीज। अच्छा, तो फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस जो है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है, मतलब जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वहां पर क्या लगा हुआ है, फैक्ट्री वेयर हाउस, ठीक है, और ये और जो सिटी के अंदर है, ठीक है, वहां पर ऑफिस बिल्डिंग है, तो ऑफिस तो सिटी के अंदर ही होगा और फैक्ट्री वगैरह जो है सिटी के बाहर होगा। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन, ये इंडस्ट्रियल जोन इलाके में है, वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग आर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, और ये सिटी के अंदर है। ठीक है, एंटिटी एज मैनेजमेंट वांट टू अप्लाई द रिवॉल्यूशन मॉडल एज पर एज 10 टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। तो बोल रहा है कि ये लोग ऑफिस बिल्डिंग में क्या करना चाहता है, रिवॉल्यूशन मॉडल यूज करना चाहता है एज 10 के अकॉर्डिंग, but continue to apply the historical cost model to industrial building, but industrial building में historical cost model यानी cost model का apply करके रखना चाहता है। मतलब देखो ये है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये है ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन इस पे ये लोग रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे ये लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहता है। तो बोल रहा है क्या ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा क्या ये लोग कर सकते हैं, अगर कर मतलब हाँ या ना तो रीजन के साथ बताना है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक पढ़ा था कि क्लास ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ा था कि एक बार एसेट कोई भी एक क्लास ऑफ एसेट अगर हम लोग रिवैल्यू करेंगे तो सारे क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है। कहाँ पर है ये, शायद नेक्स्ट वाले दिन लिख पाया था। देखो, रिवैल्यूशन ऑफ एंटायर क्लास ऑफ पीपी, इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिवैल्यूड, अगर एक पीपी को रिवैल्यू करते, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग मशीन को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो द एंटायर क्लास ऑफ पीपी मतलब उस तरीके के सारे पीपीई को, मतलब उस तरीके के सारे मशीन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करना पड़ेगा, उस तरीके के मशीन्स को, ठीक है, मतलब जो सेम क्लास का होगा। जैसे देखो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं एक जो है एक जगह पे, ठीक है, जैसे एक स्कूल में देखो ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट का अलग अलग क्लास है, कोई क्लास 1 में पढ़ता है, कोई 2 में 3 में है, तो सभी स्टूडेंट, ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्लास नहीं है, बट क्लास क्या है, वो कौन से बच्चे कौन से मतलब कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वही उनका क्लास हुआ कि भाई ये 1 में पढ़ रहा है, ये 2 में पढ़ रहा है, तो स्कूल में तो सभी एक साथ जाते हैं। लेकिन वो नहीं है कि क्लास ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये सब इसी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन कौन से बच्चे कौन से क्लास में बैठ के कि मतलब वो 1 में पढ़ते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 10 में, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है इनके पास और जो है ऑफिस बिल्डिंग है, अब ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल ही यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाहते हैं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर ये सेम क्लास ऑफ एसेट है तो ये ऐसा नहीं कर सकते, दोनों में उन्हें सेम तरीके का जो है यूज करना पड़ेगा मॉडल, ठीक है, जो भी मॉडल यूज करना है, चाहे कॉस्ट मॉडल करे रिवैल्यूएशन, दोनों में सेम मॉडल यूज करना पड़ेगा, और अगर सेम क्लास ऑफ एसेट्स नहीं है तो अलग अलग मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये सेम क्लास ऑफ एसेट्स है या नहीं है, तो मैंने क्लास का मतलब बता दिया, जैसे बच्चे मतलब ही जो है वो क्लास नहीं हुआ, वो बच्चे कौन से क्लास में बैठते हैं उससे उनका क्लास डिफाइन होता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और ये जो है हम लोगों का ऑफिस बिल्डिंग है, अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग
जो है, अच्छा मैंने तो हिंट्स दिया बच्चों का, तो मुझे बताने का कोशिश करो कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम क्लास ऑफ एसेट है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि देखो ये जो एसेट्स है ना, ये दोनों को क्या हम लोग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब है तो बिल्डिंग, बिल्डिंग है बोल के सेम क्लास ऑफ एसेट है ऐसा मतलब नहीं। क्या हम लोग बिल्डिंग को किसी भी फीचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है? हाँ कर सकते हैं। कैसा? पहला बात है कि जो ऑफिस बिल्डिंग है वो सिटी के अंदर है, ठीक है। जो फैक्ट्री और वेयर हाउस जहां लगा हुआ है वो जो बिल्डिंग है वो जो है इंडस्ट्रियल जोन में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर किसी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं, तो फिर वो अलग क्लास ऑफ एसेट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये लोग ऐसा लगाना चाहे कि भाई इस पे ये मॉडल, उस पे वो मॉडल लगाएंगे, लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेम क्लास ऑफ एसेट में नहीं आ रहा है। तो अब पढ़ के देख लो क्या बोला है। बोल रहा है कि एंटिटी इज मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग। The office building can be clearly distinguished from the industrial building in the term of their function। हाँ उनके फंक्शन के हिसाब से भी तो अलग कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग में कुछ अलग टास्क होता होगा, ठीक है, ऑफिस रिलेटेड का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड का। लेकिन जो फैक्ट्री जहां लगा हुआ है उस बिल्डिंग में तो प्रोडक्शन का काम होता है। तो देखो उनके फंक्शन से भी हम लोग अलग कर सकते हैं, उनके पोजीशन से भी अलग कर सकते हैं। देयर नेचर एंड देयर जनरल लोकेशन, ये देखो लोकेशन, पोजीशन यानी लोकेशन लिख दो, ये अच्छा वर्ड है कि हम लोग लोकेशन से भी अलग कर सकते हैं। AS10 परमिट एसेट टू बी रिवैल्यूड ऑन ए क्लास बाय क्लास बेसिस। तो AS10 बोलता है क्लास बाय क्लास बेसिस पे हमें जो है रिवैल्यू करना चाहिए। द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एनेबल देम टू क्लासिफाइड एज डिफरेंट PPE क्लासेस। तो बोल रहा है क्योंकि बिल्डिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तो हम लोग इसे अलग क्लास के हिसाब से जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग मेजरमेंट मॉडल लगा सकते हैं। देयरफॉर वी अप्लाई टू दिस classes for subsequent measurement। However, all properties within the class of office building, लेकिन office building के अंदर जितने भी properties है can be carried revalued model। लेकिन office building के अंदर जो भी building है ना, अगर मान लो office building के अंदर जो building है उस पे सेम तरीके का जो है मॉडल लगना चाहिए। जैसे ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ये लोग क्या लगा रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग में ये लोग लगा रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। हाँ तो ऑफिस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई और बिल्डिंग है तो उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल ही लगेगा, ये बात बोला है, ठीक है। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन लगेगा बोल के इनको फैक्ट्री बिल्डिंग में भी लगाना है ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो बोलो ये समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया ये वाला? हाँ मैम। इलास्ट्रेशन 11, ये वाला बोल रहा है एंटिटी ए हैज a policy of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year। बोल रहा है एंटिटी ए का एक रूल्स है, बोल रहा है वो लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते हैं अपने पीपीई पे कैपिटलाइज्ड इन द ईयर, मतलब जिस साल वो पीपीई कैपिटलाइज्ड होता है, मतलब जिस साल खरीदा जाता है, अंटिल द फॉलोइंग ईयर, जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आ जाए। फॉलोइंग मतलब उसके बाद वाला, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहा है कि मान लो कि कोई एसेट हम लोगों ने अभी खरीदा, ठीक है, यहाँ पर खरीदा, तो बोल रहा है ये ईयर मान लो या फिर यहाँ खरीदा ऐसे मान लेते, ठीक है। मान लो जैन टू दिसंबर का ईयर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर मान लो जुलाई, नेक्स्ट जब जैन टू दिसंबर आएगा ना, नेक्स्ट ईयर से हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे, यहाँ पर कोई डिप्रिशिएशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने जो सीखा हुआ है उसके हिसाब से क्या होता है, जब मशीन खरीदा तब से लेके ईयर एंड तक डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। मतलब हिसाब से अगर जुलाई का एक ही मान ले, एक तारीख मान लेते हैं नॉर्मल, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। बट ये लोग बोल रहे नहीं, हम लोग जिस साल खरीदेंगे उस साल डिप्रिशिएशन नहीं लगाएंगे, बट प्रोवाइड्स
फॉर ए फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, बट जिस साल एसेट बेचा जाएगा उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्या ये बात सही है? मतलब मान लो हम लोग नेक्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, सेकेंड थर्ड ईयर में मान लो हम लोगों ने अगस्त में मशीन को सोल्ड आउट कर दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फिर भाई दिसंबर से अगस्त तक का डिप्रिसिएशन लगा के फिर बेचेंगे, तब हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। मतलब मान लो ये भी अगर 1 अगस्त है तो दिसंबर खत्म, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 7 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। मतलब हम लोग जो सीखते हैं उसके हिसाब से, बट ये लोग बोल रहे नहीं, जिस साल बेचेंगे उस साल कितना लगा देंगे, 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगा देंगे, जिस साल खरीदेंगे उस साल कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, 0 मंथ्स का, मतलब लगाएंगे नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा चलेगा, ये पूछ रहा है कि बताओ ये बात सही है कि नहीं। तो बोलो क्या ऐसा करना सही है कि जिस साल खरीदेंगे नहीं लगाएंगे, जिस साल बेचेंगे पूरा लगा देंगे, क्या ऐसा होता है? मतलब क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है अपने मन से? बोलो जहाँ मुझे अच्छा लगे। ये तो बोलना चाहिए ना, ये तो आसान है, बोलो डिप्रिशिएशन कैसे लगना चाहिए, लास्ट दिन का पॉइंट देखो ना, वहां से तो बता सकते। बोलो डिप्रिशिएशन कैसे लगता है? এরকম কি হতে পারে আমার ইচ্ছে মতো আমি যখন ইচ্ছা ডেপ্রিসিয়েশন লাগাবো লাগাবো না, এরকম কি হয়? नो मैम। डिप्रिसिएशन कैसे लगता है बोलो? मतलब किस बेसिस पे डिप्रिसिएशन लगता है? মেশিনারি যেদিন থেকে রেডি টু ইউজ হয়েছে সেদিন থেকে। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, टाइम बेसिस पे, कि जितना समय हम लोग यूज करेंगे एसेट को उतने समय का डिप्रिसिएशन लगता है ना? जितने समय के लिए हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पर अगर मेरा समय 6 महीना है तो 6 महीने का लगेगा, यहाँ पर 7 है तो 7, 1 है तो 1, 2 महीना है तो 2 महीना। तो वो तो डिपेंड करता है ना, वो तो देखो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब टाइम बेसिस पे डिप्रिसिएशन लगता है। सीधा बात है कि डिप्रिसिएशन हमारा कैसे लगता है, टाइम बेसिस पे, ठीक है। बट ये लोग तो वो सब कुछ बोल ही नहीं रहे, टाइम या यूज बेसिस पे। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग एक अपना रूल्स निकाल लेंगे, जिस साल खरीदेंगे उस साल नहीं लगाएंगे, उसके बाद से लगाते जाएंगे, और जिस साल बेचेंगे कभी भी बेचे फुल ईयर लगा लेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता दिया है, देखो क्या आंसर देना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो उनके यूजफुल लाइफ के बेसिस पे हम लोग सिस्टमेटिक बेसिस पे लगाते हैं, और सिस्टमेटिक बेसिस क्या है, टाइम बेसिस। द डेप्रिशिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which the assets future economic benefit are expected to consumed by the एंटिटी। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन मेथड हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, कि वो पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है जिस पैटर्न पे एसेट फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। मतलब सीधा बात है कि एक एंटिटी के एसेट को मान लो एक मशीन को यूज कर रहे हैं, तो उससे बोल रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें यही बताता है ना कि हम लोगों ने इस बार अपने एसेट्स का कितने रुपए का एसेट यूज कर लिया, उसी चीज को इंग्लिश में लिखा है। डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। तो इससे ये पता चलता है, अच्छा 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहा है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है वो फ्यूचर में इस एसेट से 10,000 रुपए का जो है इकोनॉमिक बेनिफिट ले रही है। यूजफुल लाइफ मीन्स द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। यूजफुल लाइफ का मतलब जितना दिन एक एंटिटी उस एसेट को यूज करना चाहती है। डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून as the asset is acquired, जैसे ही एसेट लिया जाता है, ठीक है, एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। तो एक्चुअली डिप्रिसिएशन तब से लगना चाहिए, एक्वायर हो गया और अवेलेबल फॉर यूज हो गया। अवेलेबल फॉर यूज होने से तब से डिप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। दस द पॉलिसी ऑफ एंटिटी ए इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एंटिटी ए का जो पॉलिसी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो,
कि डेप्रिसिएशन तो टाइम बेसिस पे लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक वे में एसेट्स का जो यूजफुल लाइफ है उसके बेसिस पे, टाइम बेसिस पे लगता है। और डेप्रिसिएशन हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा एसेट हमें फ्यूचर में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, उसके पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। तो यूजफुल लाइफ जो है वो एसेट का जो है कितना दिन एक एंटिटी उस एसेट को यूज करेगी वो बताता है। तो डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, एसेट खरीद लिया उसके बाद जब से वो रेडी टू यूज है तब से डेप्रिसिएशन लगते जाना चाहिए। तो एंटिटी ए ने जो सोच रखा है ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है, ठीक है। फिर इलास्ट्रेशन 12, इसमें क्या बोला है देखते हैं। इलास्ट्रेशन 12 में बोला है एंटिटी ए परचेज्ड एन एसेट ऑफ 1 Jan 2001 फॉर 1 lakh एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years एंड ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ नील। तो इनके पास 1 Jan को एक एसेट था 1 लाख और एसेट का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था 10 years, रेसिडुअल वैल्यू 0 था। ऑन 1 Jan द डायरेक्टर रिव्यूड द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट द एसेट वेर प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर फर्दर 4 years। तो और 4 साल ये यूज कर सकते हैं। 1 Jan 2005 में ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को लग रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा इफ द कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो एसएलएम मेथड पे अगर जाए तो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। परचेज हुआ है 1 Jan 1 में, 1 Jan 1 में, ठीक है, 1 लाख रुपए का परचेज हुआ है एसेट जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में बोल रखा है 10 years और स्क्रैप 0 है, ठीक है। स्क्रैप 0 तो 10 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 years। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 1 Jan 2005 को, तो ये 2001, तो यहाँ पर जो है x1, यहाँ पर x1 ये स्टार्ट हुआ और x1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, Jan to December। फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 x3 x4 x5, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 साल बाद डायरेक्टर को लग रहा है कि ये एसेट का जो लाइफ है वो और 4 साल है, ठीक है। इस एसेट का जो लाइफ है और आगे 4 साल है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना है, 3 4 और 5 साल होना चाहिए, बट ये लोग बोल रहे हैं कि अब ये एसेट और कितना दिन चल सकता है और 4 साल चल सकता है, मतलब बस इतना, ठीक है। अब ये हो गया 4 ईयर, ये रिमेनिंग 4 ईयर ही इनका यूजफुल लाइफ बचा हुआ है। हम लोग को बताना है डिप्रिसिएशन हर साल का कितना होगा इफ द कंपनी चार्जेस इट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो बोलो, पहले ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है x5 तक, इतने तक डिप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, x1 से लेके x5 तक डिप्रिसिएशन पर एनम कितना हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है, ये निकाल ही सकते हैं। 10,000। हाँ, तो 10 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 करने से हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 10 लाख नहीं ना, 1 लाख, 10,000 पर एनम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो एस्टिमेशन में चेंज हो रहा है। तो हमारा डिप्रिसिएशन पर एनम x5 तक 10,000 लगेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे कि इसके बाद डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो अभी जब से ये एस्टिमेशन चेंज हो रहा है यूजफुल लाइफ का, उस टाइम पे एसेट का वैल्यू कितना रहा होगा, एसेट्स बुक वैल्यू ऑन 20x5 को एसेट का बुक वैल्यू कितना रहा हो। तो देखो यहाँ पर 10,000 चार्ज होने के बाद कितना बचेगा, फिर 10,000, फिर 10,000, ऐसे चार्ज करने के बाद कितना बचेगा, कितना बार 10,000 चार्ज हुआ हो। अच्छा, ये 1 Jan 2005 बोला था, ठीक है, मेरा ये मैंने लास्ट डेट दिखा दिया यहाँ तक, सॉरी ये गलत हो गया, मतलब डेट गलत हो गया। ये देखो हमें 1 Jan 2005 तक बोला है, तो ये देखो Jan 1 से लेके दिसंबर, फिर ये December 2 December 3 December 4 का मतलब ही तो हो गया 1 Jan 2005, ठीक है। ये 1 Jan 2005 तक बोला है। इसके बाद इन्होंने अपना एस्टिमेशन चेंज करके बोला कि अगले और 4 साल तक ही हमारा मशीन चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये 4 से ज्यादा था, ठीक है। हमारे हिसाब से 10 साल था, तो 10 साल का मतलब x1 x2 x3 x4, इनके हिसाब से आगे चलेगा x5 x6 x7
x8 और हमारे हिसाब से और 9 10 2 साल का पहले के हिसाब से, ठीक है। हमें यहाँ तक का चेंजेस बताए। अब हमें पूछा है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो एसेट का वैल्यू 2005 में कितना हुआ होगा डेप्रिसिएशन लगने के बाद। तो 4 बार डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि मुझे 1 जनवरी 2005 होगा। तो कितना बुक वैल्यू हुआ होगा एसेट का, 1 लाख वाला एसेट कितना हो गया होगा फिर? 60,000। 60,000 सही है। 1 लाख माइनस 10,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60,000। अब मेरा एसेट का वैल्यू 60,000 है। इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि आगे जाके और ये 4 साल ही एसेट चलेगा, तो ऐसा फाउंडेशन में बहुत सारा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। तो अब मेरा एसेट का जो बुक वैल्यू है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो अब बोलो कि डेप्रिसिएशन पर एनम कितना करके होगा, चेंज एस्टिमेशन चेंज होने के बाद। एसएलएम ही रखने बोला है, वो सब चेंज करने नहीं बोला है, हमें एसएलएम ही लगाने बोला है। 15,000। 15,000, 60,000 माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू और 4 डिवाइड कर देंगे तो 15,000 पर एनम। तो देख लो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि द एंटिटी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10,000 पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ये देखो तो ये डिवाइड करके यहाँ लिखा नहीं है 10,000, हम लोग लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है 1 जनवरी 2005 द एसेट्स नेट बुक वैल्यू कितना हो रहा है 60,000, रिमेनिंग बचा हुआ यूजफुल लाइफ 4, वो तो क्वेश्चन बताया। द कंपनी शुड एमेंड द एनुअल प्रोविजन फॉर, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एनुअल डिप्रिसिएशन कंपनी अब तक जो प्रोवाइड कर रही थी 10,000 करके, उसमें कंपनी को चेंज यानी अमेंड करना पड़ेगा टू चार्ज द अनएमोटाइज्ड कॉस्ट, मतलब जो बचा हुआ एसेट का कॉस्ट है यानी कि जो 60,000 है ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 इयर्स। तो वो तो लिखा है देखो लैंग्वेज इंग्लिश में कि कंपनी को जो डेप्रिसिएशन अभी तक वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे उसमें अमेंडेड करना है, उसको अमेंड करना है, और जितना भी अनएमोटाइज्ड कॉस्ट एसेट का पड़ा हुआ है उसको रिवाइज्ड जो हम लोगों ने ईयर किया है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के, उसके हिसाब से एसेट को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो नॉर्मल, जो कि हम लोग डेप्रिसिएशन के अमाउंट का अमेंड कर देंगे और जो एसेट का बचा हुआ वैल्यू है दैट इज 60,000 उसे 4 इयर्स के हिसाब से अमोर्टाइज करेंगे या राइट ऑफ करेंगे या डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। कंसिक्वेंटली इट शुड चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स 15,000 पर एनम, इस तरीके से होगा ये बोलो। अच्छा अब 13th नंबर पे चलते हैं। इलास्ट्रेशन 13, इसमें बोला है एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट ए मशीन फॉर इट्स ओन यूज। तो ये लोग अभी एक मशीन बना रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एंटिटी बी एक मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने पर यूज के लिए। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर, ठीक है। तो मशीन बन रहा है, मान लो 1 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 1 मार्च 2002। 1 मार्च 2002 तक इन्होंने, यहां से यहां तक का जो पीरियड है ना, यहां तक बोला है, यहां तक इन्होंने नॉट बीइंग यूज्ड द मशीन अंटिल, तो यहां तक मशीन अनयूज्ड था, मशीन अनयूज्ड इन्होंने रखा, ठीक है, अनयूज्ड इन्होंने रखा। अब हमें बोल रहा है कमेंट, तो कमेंट किस बात का करना है, कमेंट ये करना है कि फिर डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए ये बताना है। तो मैंने तुम लोग को पॉइंट बता रखा है डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले वो पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा था, तो वो थोड़ा सा सोच के बताओ कि फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन कब से प्रोवाइड करना, कौन से डेट से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। डेप्रिसिएशन होना चाहिए जब से रेडी टू यूज है, तो बोलो रेडी टू यूज कब से, तभी से डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 नवंबर। यही वाला, ये देखो रेडी टू यूज है, यहाँ पर क्या है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो ये रेडी टू यूज है, हम लोग यूज नहीं कर रहे वो अलग बात है। जैसे मान लो मैंने कोई मोबाइल खरीद लिया, ठीक है। अब
वो पूरा एकदम यूज करने के लिए केपेबल है, बट मैंने क्या किया, रख दिया, मैंने 1 महीने बाद उसे यूज करना स्टार्ट किया, तो वो 1 महीने में क्या डिप्रिशिएट नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, ठीक है, होना ही चाहिए। अगर वो रेडी टू यूज नहीं होता तो बात अलग था, ठीक है। तो ये रेडी टू यूज वाला डेटा, तो इस दिन से ही जो है हमारे एसेट्स पे डिप्रिशिएशन लगना चाहिए था। तो बोल रहा है द एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डिप्रिशिएशन फ्रॉम द डेट द मशीन इज रेडी टू यूज, दैट इज 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो रेडी टू यूज है। द फैक्ट दैट द मशीन वाज नॉट यूज्ड फॉर अ पीरियड आफ्टर इट वाज रेडी टू यूज्ड इज नॉट रेलेवेंट इन कंसीडरिंग व्हेन टू बिगिन चार्जिंग डिप्रिशिएशन। तो ये जो फैक्ट हमें दे रखा है ना कि इन्होंने 1 मार्च तक इसका कोई यूज नहीं किया था, बोल रहे ये इररेलीवेंट हो जाता है डिप्रिशिएशन कब से चार्ज करना, इस बात को सोचने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन से रेडी टू यूज हो जाता है उस दिन से डिप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए। तो ये चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा। 14th नंबर में जाते हैं। 14th नंबर में बोला है कि ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट इन 2001, इट एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 ईयर्स। तो एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 10 लाख, कब खरीदा गया है? 2001 में। तो ये ऐसे लिख देते हैं, 2001 में खरीदा गया है 10 लाख का एसेट, और इसका फिजिकल लाइफ है 50 ईयर्स। अच्छा, ये फिजिकल लाइफ बोला है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं है, फिजिकल लाइफ, तो दोनों में फर्क होता है। फिजिकल लाइफ का मतलब एक एसिड कितने दिन चल सकता है, 50 साल चल सकता है, ठीक है। हाउएवर द कंपनी कंसिडर्ड इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर्स, बट कंपनी बोल रही है कि 20 साल बाद इस एसिड को हम लोग बेच देंगे। मतलब कंपनी के लिए इस एसिड का लाइफ कितना हो गया? 20 साल, क्योंकि कंपनी इसे 20 साल बाद नहीं यूज करना चाहती है, चाहे इसका लाइफ 50 साल क्यों ना हो। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि कंपनी डिसाइड कर रही है। एक्चुअली जो यूजर होता है वो डिसाइड करता है कि उस चीज को उसे कितने दिन यूज करना है। द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 2001 प्राइसेस, बोल रहा है कि एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि 10 लाख और 9 लाख, दो केस दिया है। तो रेसिडुअल वैल्यू अगर 10 लाख हो जाए, या फिर 2 पॉइंट है और 9 लाख हो जाए, तो फिर हमें बताना है कि डेप्रिशिएशन कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो केस ए केस बी दोनों के लिए बताना है। तो जो डेटा दिया हुआ है उससे तो पता चल रहा है कौन सा मेथड लगाना चाहिए। पहले तो ये बोलो कि जो डेटा अवेलेबल है उससे हम लोग कौन से मेथड से डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं। एसएलएम, ठीक है। तो पहले ए पॉइंट, अगर ये मेरा रेसिडुअल वैल्यू है, ये मेरा कॉस्ट है, तो मेरा डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा? जो हो रहा है वही बोला, ऐसा मत सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता। 0 10 लाख कॉस्ट, 10 लाख स्क्रैप डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, और बी वाले पॉइंट पे डिप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा? सेम ही तो होगा, सेम भाभी तो कुछ नहीं। 5000 5,000। 10 लाख माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 मतलब हो जाएगा 1 लाख बाई 20, 1 लाख बाई 20 मतलब 5,000 हो जाएगा। तो देखो वही क्या है। तो पहले वाले में तो डेप्रिशिएशन कुछ नहीं लगने वाला। द कंपनी कंसिडर्ड दैट द रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल इक्वल द कॉस्ट। मतलब ये चीज को लिखा है, क्या लिखा है? कुछ नहीं, बोल रहा है कि जो रेसिडुअल वैल्यू कंपनी ने कंसिडर किया है बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट पे जो कॉस्ट दिख रहा है उसके हिसाब से कंपनी ने जो रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर किया है वो दोनों इक्वल हो चुका है। मतलब कॉस्ट और जो रेसिडुअल वैल्यू इक्वल हो चुका है। क्योंकि इक्वल हो चुका है तो नो डिप्रिशिएबल अमाउंट एंड डिप्रिशिएशन इज करेक्टली 0। तो कोई डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं हो सकता है, तो डिप्रिशिएशन हो गया 0। कुछ ना लिख पाओ तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि कंपनी ने जो रेसिडुअल वैल्यू जो है कंसिडर किया है वो कॉस्ट के साथ बराबर है। क्योंकि कॉस्ट के साथ बराबर है तो कोई डिप्रिशिएशन अमाउंट निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 हो रहा है। फिर कंपनी कंसिडर दैट द रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल बी 9 लाख एंड द डिप्रिशिएबल अमाउंट इज देयरफॉर 1
लाख, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट बोला है, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो 1 लाख का मतलब हो जाएगा ये वाला अमाउंट, ये देखो 10 लाख माइनस 9 लाख, मतलब टोटल कितना डेप्रिशिएबल अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है 5000, ठीक है। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है, एनुअल डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पर एनम 5000। और डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ये मैंने देखो लास्ट दिन लिखवाया था कि डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये रहा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, तो क्या निकल के आता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब कितने वैल्यू को हम लोग डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो 1 लाख को डेप्रिशिएट कर सकते हैं ओवर 20 ईयर्स, तो पर ईयर 5000 करके आए। तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो उसको तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलास्ट्रेशन 15। ये 14 हाँ 15 बोल रहा है कि एंटिटी बी manufactures industrial chemical and uses blending machines in the production process। तो ये लोग केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं और उसमें ब्लेंडिंग मशीन्स का यूज करते हैं उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। द आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बोल रहा है ब्लेंडिंग मशीन से जो हमें आउटपुट मिलता है वो कंसिस्टेंट है हर साल, मतलब अगर 100 यूनिट मिलता है तो हर साल 100 यूनिट ही मिलता है। एग्जाम्पल, एंड दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, और ये जो केमिकल निकल के आता है वो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब उस मशीन को मेंटेन करने का कॉस्ट हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो मशीन का एज जितना होगा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है ना। एंड ए न्यू generation of machine with significant improvement over existing machine is available every 5 years। बोल रहा है कि हमें 5 साल के अंदर इससे इम्प्रूव्ड वाला मशीन और इससे मतलब न्यू जनरेशन का मशीन हमें मिल जाएगा, जिसमें इस मशीन से एग्जिस्टिंग मशीन से ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा हमें, ठीक है। सजेस्ट द डेप्रिसिएशन मेथड टू मैनेजमेंट। तो बोल रहा है फिलहाल इनके पास जो इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए जो मशीन्स लगा हुआ है ब्लेंडिंग मशीन, इस पे हमें कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड लगाना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने AS10 में मेन 3 मेथड ही पढ़ रखा है डेप्रिसिएशन का। देखो क्या मेथड पढ़ रखा है हम लोगों ने, पढ़ा है डेप्रिसिएशन का 3 मेथड, एक है SLM, एक है WDV, एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। SLM का मतलब होता है जब हम लोग सेम अमाउंट में चार्ज करते हैं, WDV में डेप्रिसिएशन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी एक आंसर होगा, तुम लोग को वो बताना है कि यहाँ पर SLM चार्ज करे, WDV या प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो मैंने देखो जो पॉइंट हाईलाइट किया उससे तुम लोग बता सकते हो कौन सा पॉइंट, हम बस कुछ हाईलाइट करके रख देते उस पॉइंट को, ये वाला। इससे बताया जा सकता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। सोचो क्या लग रहा है, मैंने पॉइंट दिखा दिया कि इस पॉइंट से ना हम लोग आंसर दे सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। देखो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर बोला है, ये तो हमारा PL में चले जाना चाहिए, ठीक है। मशीन को मेंटेन करने का खर्चा तो हमारे बिजनेस का जो है रेगुलर खर्चा हो गया, मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा हो गया, ये तो हमारे PL में चले जाना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर बोला है कि कौन सा मेथड हम लोग लगाएं। SLM। हाँ SLM मेथड हमें लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि देखो आउटपुट हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर मेरा सेम तरीके का आउटपुट दे रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन भी तो हर साल उतना ही होना चाहिए। अगर मुझे 100 यूनिट आउटपुट मिल रहा है तो 100 यूनिट के लिए मान लो हम 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए भी तो मुझे 10 ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा हर बार जो है सेम यूनिट ऑफ आउटपुट होगा, आउटपुट जब कंसिस्टेंट है तो फिर मुझे SLM मेथड ही लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा आउटपुट के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी कंसिस्टेंट होता रहे, ठीक है। तो वही चीज बोला है।
यहाँ पर कि कौन सा मेथड लगाना चाहिए, तो हम लोग इससे बता सकते हैं। और ये जो है, ये जो बोला है ना, इसको देख के अगर लग सकता है कि कुछ सोचे, तो देखो ये तो मेंटेनेंस का खर्चा है, वो तो पीएल में डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट क्योंकि ब्लेंडिंग मशीन का कंसिस्टेंट है, तो हम लोग उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, एसएलएम मेथड लगाएंगे। डब्ल्यूडीबी कब लगा सकते थे, जब हमें ये नहीं बोलता कि आउटपुट कंसिस्टेंट है, ठीक है, तब हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड तब लगा सकते थे कि ठीक है मेरा मशीन यूज होते जा रहा है, उसका एज हो रहा है, तो उस पे उसका वैल्यू कम होगा, तो डिप्रिशिएशन भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज होते जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पर आउटपुट बोल दिया है, आउटपुट किस नेचर का है, तो इसको ये चीज हमें ज्यादा बोल रहा है कि भाई एसएलएम फिर होना चाहिए, डब्ल्यूडीबी नहीं होना चाहिए। और प्रोडक्शन यूनिट मेथड तब हम लोग लगाते अगर हमें प्रोडक्शन का डेटा बता देता कि हाँ हर साल कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट बोला है कि कैसे होता है आउटपुट, वैल्यू नहीं बोला है। अगर वैल्यू बोलेगा तो ना हम लोग प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगा सकते थे, क्योंकि हमें बोल दिया है कंसिस्टेंट होगा तो हम लोग एसएलएम लगाएंगे। तो यहाँ पर वही बोला है, द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी adopted because the production output is consistent from year to year. Factors such as maintenance cost or technical obsolescence should be considered in determining the blending machine's useful life. अच्छा, तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने बोला पीएल में दे देना चाहिए, सही बोला है मैंने। यहाँ पर दूसरा चीज लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट या टेक्नोलॉजिकल कोई भी ऑब्सोलेसेंस, मतलब यहाँ पर बोल रहा है ना कि नए तरीके का मशीन चलाएगा, ठीक है, हर 5 साल के अंदर नए तरीके का ये जो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसका अपग्रेडेड मॉडल हर 5 साल में अवेलेबल हो जाता है, मतलब ये मशीन हम लोग 5 साल ही यूज करेंगे। तो बोल रहा है इस तरीके का जो फैक्टर्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट, टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस शुड बी कंसिडर्ड, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इन डिटरमाइनिंग द ब्लेंडिंग मशीन यूजफुल लाइफ। तो हमारा जैसे एसएलएम मेथड करेंगे तो हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चाहिए होगा ना, तो बोल रहा है कि ब्लेंडिंग मशीन का यूजफुल लाइफ कितना होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिखा है। तो इलास्ट्रेशन 15 जो है इसमें लिख देते हैं एसएलएम used, straight line method यूज होना चाहिए as output is consistent from year to year. Illustration 16, ठीक है, इसमें क्या बोला है, एंटिटी ए कैरिड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स एट 2 लाख, ठीक है, तो इनका एक प्लांट मशीनरी है जिसका बुक वैल्यू है 2 लाख, दीज वेर डिस्ट्रॉयड इन ए फायर। अच्छा, ये जो है ये प्लांट एंड मशीनरी आग लग के जल गया है। The assets were insured new for old and were replaced by the insurance company with the new machine that cost 20 lakh. The machine were acquired by the insurance company and the company did not receive 20 lakh as cash compensation. State how entity A should account for the same. ठीक है, बता दो। देखो सबसे पहले एंटिटी ए के पास एक प्लांट मशीनरी था जिसका बुक वैल्यू था 2 लाख, ठीक है, तो ये है एंटिटी ए। इनके पास एक प्लांट मशीनरी है, तो वो कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में ऑब्वियसली दिखेगा, जिसका बुक वैल्यू है 2 लाख, 2L लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ये मशीन जो है, ये मशीन जो है प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया है डिस्ट्रॉयड। और इसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने इस मशीन का कर रखा था इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कैसा कर रखा था, देखो बोल रहा है दिस द एसेट वेयर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड, न्यू फॉर ओल्ड का मतलब पुराने के बदले नया मिल जाएगा, ऐसा कोई इंश्योरेंस इन्होंने कर रखा था, ठीक है, तो कंपनी ने किया हो। तो बोल रहा है रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विथ न्यू मशीन दैट कॉस्ट 20 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी नया मशीन देगी, क्योंकि स्कीम वैसा है पुराने के बदले नया मशीन देगी, पुराना लेके चले जाएगी चाहे जो भी कंडीशन में हो, और नया मशीन जो देगी वो 20 लाख का है, ऐसा बोल रहा है। फिर बोला है द मशीन वेयर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज कैश कंपेंसेशन। अच्छा, तो बोल रहा है कि
मशीन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके चली गई, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हुआ था, मतलब उनका 2 लाख वाला मशीन, और एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज कैश कंपेंसेशन, और कंपनी को 20 लाख का कोई कैश कंपेंसेशन नहीं मिला, तो स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम, तो कंपनी किस तरीके से इसका अकाउंटिंग करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि ये पूरे सिचुएशन का अकाउंटिंग कंपनी जो है 3 पॉइंट में करेगी। जो ओल्ड मशीन है, देखो ओल्ड जो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 2 लाख का डिस्ट्रॉयड हो गया है, उसे करेगी डी रिकॉग्नाइज्ड। डी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाएगी सबसे पहले, ठीक है। जो नया प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है 20 लाख का, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगी, मतलब करेगी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है दिखाना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। और जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर 2 लाख, 2 लाख का जो मशीन लॉस हुआ है, डेबिटेड टू पीएल, पीएल में डेबिट कर दी, डेबिटेड टू पीएल। तो देखो ये 3 चीज करेगी। यहाँ पर क्या लिखा है, एनटीटीए शुड अकाउंट फॉर लॉस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन अकॉर्डेंस विद एस 10। तो वही चीज इन्होंने जो है थोड़ा अच्छे से लिख रखा है कि एनटीटी ए क्या करेगा, जो लॉस हुआ है उसे पीएल में दिखा देगा जब डी रिकॉग्नाइज्ड करेगा, मतलब जब ये 2 लाख का मशीन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाएगा तो 2 लाख का लॉस बोल के पीएल में रिकॉर्ड कर देगा, जो मैंने 3 नंबर पॉइंट में लिखा है अकॉर्डिंग टू एस 10, ठीक है। एनटीटीए शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज ए रिसीवेबल एंड ए गेन इन इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोसीड्स अंडर एस 29 once receipt is virtually certain, the receivable should be at fair value of the asset will be provided by the insurer। मतलब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एंटिटी ए सेपरेटली क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी ए रिसीवेबल एंड ए गेन इन द इनकम स्टेटमेंट, मतलब पीएल में क्या दिखाएगी, कितना अमाउंट मिल रहा है और कितना गेन हो रहा है। क्योंकि देखो गेन तो हो रहा है ना, 2 लाख का मशीन डिस्ट्रॉयड हुआ, 20 लाख का मशीन मिल रहा है, तो बोल रहा है जो भी रिसीवेबल अमाउंट है और जो भी गेन है वो इनकम स्टेटमेंट में दिखाएगी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोसीड्स। अब ये एज 29 के अंदर हमें एक्चुअली सिखाया जाता है कि कैसे करके ये रिकॉग्नाइज्ड होता है, तो इसीलिए एज 29 बोल दिया। हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज कैसे होगा ये नहीं बोलना है, बस ये बोलना है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। वंस रिसिप्ट इज वर्चुअली सर्टेन, जब रिसिप्ट सर्टेन हो जाएगा तो फिर हम लोग एज 29 के अकॉर्डिंग कैसे करके पीएल में रिकॉर्ड करेंगे वो एज 29 बताएगा। द रिसीवेबल शुड बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर, ठीक है। तो इतना कुछ अगर हम लोग ना भी बोले देन तो भी चलेगा, हम लोग ये 3 पॉइंट लिखेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बोला है ना, कंपनी को ये जो इंश्योरेंस कंपनी बोली है ना कि हम लोग नया मशीन दे देंगे, तो वही बोल रहा है कि विद न्यू मशीन जिसका कॉस्ट 20 लाख होगा, तो मशीन वेयर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो गया वो लोग लेके चले गए, बट अभी तक 20 लाख उन्होंने दिया नहीं है एज अ कंपेंसेशन जिससे वो नया मशीन खरीद ले, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बोला है। तो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है कि ओल्ड मशीन को डी रिकॉग्नाइज, न्यू वाले मशीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो लॉस बाय फायर है उसे पीएल में दिखा देंगे। वो चीज तो इन्होंने भी फर्स्ट लाइन पे बोला है। फिर एस 29 के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल, ठीक है, उसे सेपरेटली हम लोग इनकम स्टेटमेंट यानी पीएल में रिकॉग्नाइज कर देंगे जब हमें ये प्रोसीड्स रिसीव होगा 20 लाख का, ठीक है। तब once receipt virtually certain, जब ये virtually certain हो जाएगा, receivable should be measured at the fair value of the asset that will be provided by the insurer, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया इलास्ट्रेशन, एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिया था। अब ये जो यहाँ पर देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग एक बार करके देखेंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें देखो क्या बोला है, an entity gave the following notes in the financial statement,
एक एंटिटी ने कुछ फॉलोइंग नोट्स दे रखा है, बोल रहा है द कंपनी चूज नॉट टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ, बोल रहा है एक एंटिटी है, उन्होंने सोचा है कि हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे और उसका कुछ रीजंस दिया है। हमें ये बताना है कि उनके दिए गए रीजंस कितने सही है, ठीक है, सही है कि गलत है। बोल रहा है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्सपेंसेस देयर बाय एंश्योरिंग टाइमली रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग टाइमली अपने प्लांट मशीनरी को रिपेयर करवाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस भी करवाते हैं, मतलब हर साल मेंटेनेंस खर्चा उस पे करते हैं। तो बोल रहा है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्सपेंस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया, हर साल कोई आके एनुअली हमारी मशीन्स को मेंटेन करके जाता है, तो टाइमली रिपेयर भी करवाते हैं। तो हम लोग आप सोच रहे हैं कि हमारे मशीन्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज, क्या ये सही है कि कोई अगर अपने मशीन को मेंटेन करवाता है हर साल रिपेयर करवाता है टाइमली, तो उसे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना पड़ेगा? क्या ये चीज सही है कि गलत है? 11 का पॉइंट है, राइट और रॉन्ग? क्या डिप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस करने से नहीं करना पड़ता है? बस इतना ही तो बताऊंगी। डिप्रिसिएशन क्या रिपेयर मेंटेन करने से नहीं करना होता है? मतलब मान लो मैंने मेरा एसी को रिपेयर मेंटेन करवा रखा है, हर साल करवाते हैं, तो क्या मुझे मेरे एसी डिप्रिशिएट नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, इनका ये सोच गलत है। अच्छा, फिर बोल रहा है डिप्रिशिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि डिप्रिशिएशन एक कैश एक्सपेंस नहीं है, वो तो हमें भी पता है, हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोस, तो कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अकॉर्डिंगली इट इज नॉट नेसेसरी टू डिप्रिशिएट एन एसेट, इसीलिए हमें एसेट को डिप्रिशिएट करने का जरूरत नहीं है। व्हेन रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज आर एक्सपेंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बोल रहा है हम लोग अपने मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, उसको पीएल में दिखाते हैं, और डिप्रिशिएशन हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, और हम लोग अपने एसेट्स का अच्छे खासे जो है मतलब उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, उसको पीएल में चार्ज करते हैं, तो हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्या ये कोई लॉजिक हुआ कि बोल रहा है डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे? क्या इस वजह से हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करें? क्या ये बात सही है? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, इनका सोचना ये भी रॉन्ग है, पॉइंट बी भी इनका सोचना गलत है कि कैश नॉन कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक्सपेंसेस है तो हमें दिखाना ही पड़ता है, नॉन कैश हुआ तो क्या हुआ, हमें तो दिखाना पड़ेगा। द वैल्यूज ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एंड हेंस चार्जिंग डिप्रिसिएशन डज नॉट मेक सेंस, बोल रहा है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होता है कि जिसका समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका समय के साथ वैल्यू बढ़ जाता है, इस तरीके के प्रॉपर्टी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या ये बात सही है? फॉल्स। फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एसेट का अगर वैल्यू बढ़ जाता है बाई चांस, ठीक है, तो उस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द एसेट इज अल्टीमेटली सोल्ड, बोल रहा है क्योंकि यूजफुल लाइफ खत्म होने पे एसेट तो बेच देंगे, एंड सिंस द एसेट इज एट कॉस्ट ड्यू टू नो डिप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें तो हमारा एसेट कॉस्ट पे दिख रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट इज स्टेटेड। तो बोल रहा है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द एसेट इज अल्टीमेटली सोल्ड एंड सिंस द एसेट इज एट कॉस्ट ड्यू टू नो डिप्रिसिएशन एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट इज स्टेटेड। तो बोल रहा है इससे हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। तो ये बोलो, अगर हम लोगों ने एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया और एसेट को बेच दिया, तो क्या हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे? जो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो कैलकुलेट होगा, मतलब हम लोग कैसे प्रॉफिट लॉस निकाल रहे होंगे? देखो हमारा सोच ऐसे है, मतलब जो इन्होंने लिखा है वो हम बता रहे डी पॉइंट में। बोल रहे हैं मैंने एक एसेट खरीदा मान लो 100 रुपए से, ठीक है, फिर उस एसेट को मैंने 3 साल यूज किया और उसके बाद उसको मैंने मान लो बेच दिया है, कितने से? 20 रुपीज से। अब हम बोल रहे हैं कि मेरा लॉस है 80 रुपीज, क्योंकि 100 का एसेट अगर मैंने 20 में बेच दिया 80 रुपीज, मैंने बोला मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो क्या ये जो लॉस निकला ये सही है? नो मैम। नहीं। तो मान लो मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया होता 10 10 10, ठीक है, तो मेरा बुक वैल्यू ऑफ एसेट जिस दिन बिक रहा है उस दिन कितना होता? 100 - 30, तो 70। अब अगर हम इसे 20 में बेच रहे हैं तो मेरा
सही लॉस कितना होगा? 50। 50, ठीक है। 70 माइनस 20 यानी कि 50। तो अगर डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो सही लॉस या प्रॉफिट जो भी हो क्यों ना हम लोग नहीं निकाल सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द appropriateness ऑफ द अबव अकाउंटिंग पॉलिसी इन लाइन विद द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बोला AS 10 के हिसाब से हमें बताने के लिए कि ये सब जो इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कर रखा है कितना सही है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो एक बार, काफी बड़ा दिया हुआ है, एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। 11th नंबर ये डेप्रिसिएशन रेफर्स टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट के यूजफुल लाइफ को हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। सच राइट ऑफ इज नेसेसिटीज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर। क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर के लिए, यूसेज और ऑब्सोलेसेंस के लिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। सिंस आइटम ऑफ PPE आर जनरली यूज्ड इन generating revenue, the prorated write-off of the value of such item should be recorded in the books against the income earned by such an asset। मतलब सीधा बात है, इनकम के अगेंस्ट में जो जिस एसेट से हम लोग इनकम कर रहे हैं उस एसेट से, मतलब होता है ना कि कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इतना परचेस किया इतना सेल किया, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करो। यहाँ पर भी वही, जितना मेरा डिप्रिशिएट हो रहा है और उतने का एसेट का मैंने रेवेन्यू भी जनरेट किया होगा, तो जितना मेरा कॉस्ट चला गया और जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मुझे दिखाना चाहिए। वही बोल रहा है कि पीपी आर जनरली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि पीपी से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बोल रहा है कि जितना भी राइट ऑफ होगा वैल्यू उस एसेट का, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स में इनकम के अगेंस्ट में। तो फिर बाय अर्न्ड बाय सच एसेट, उस एसेट से मेरा जो भी इनकम हुआ उसके अगेंस्ट में उस एसेट से अभी तक जितना एक्सपेंसेस हुआ वो मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। डेप्रिसिएशन एक मैंडेटरी चीज होता है इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट रिपेयर्स एंड एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ PL और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटिंग। बोल रहे हैं हम लोग जो है रिपेयर मेंटेनेंस कितना भी PL में क्यों ना दिखाते हो, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होता है। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है एसेट के कॉस्ट का अगेंस्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कंटिन्यूड यूज ऑफ द एसेट। वही चीज बोला है, जिस एसेट को हम लोग कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उसके यूज से उसके वैल्यू कम हो रहा है, तो उस वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का एक सिस्टमेटिक एलोकेशन तरीके से यूज करते हैं। फर्दर द कंपनीज एक्ट मैंडेट्स डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। और ये लॉ भी हमें बोल रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अपना प्रॉफिट गलत दिखा दोगे, क्योंकि अगर PL में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। 10 नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन वुड रिजल्ट इन नॉन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के साथ एक्ट पर होने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग अपने हिसाब से आराम से लिख सकते हैं। मेन क्या पॉइंट है देखो, हमें की पॉइंट सोच लेना चाहिए और वो कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, नहीं तो एग्जाम टाइम में इतना पढ़ने में टाइम जाएगा, ठीक है। हम इतना लिखवाएंगे तो वो तो और ज्यादा टाइम जाएगा। तो की पॉइंट क्या निकल के आए, एक तो कंपनीज एक्ट के साथ हमें एक्ट पर होना पड़ेगा लॉ के साथ। दूसरा बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा चीज है, हम लोग जिस एसेट को यूज कर रहे हैं अपना मतलब इकोनॉमिक वैल्यू उससे जो जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो जितना उस साल रेवेन्यू जनरेट किया और जितने उस साल उस एसेट्स का यूज किया उसको एज अ डिप्रिसिएशन हमें दिखाना चाहिए। हम लोग कितना भी एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस PL में क्यों ना दिखाए, डिप्रिसिएशन तो मैंडेटरी है, वो नहीं दिखाने से हम लोग अपना जो है गलत प्रॉफिट दिखाएंगे और ये सही ट्रीटमेंट होगा भी नहीं। तो फिर बोल रहा है द आर्ग्यूमेंट लेड डाउन बाय द कंपनी, कंपनी ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर बोला है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये देखो आर्गुमेंट फॉर फोर्थ ऑफ द कंपनी इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, क्योंकि द फैक्ट द कंपनी एंटर्स इनटू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर टाइमली रिपेयर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ रनिंग कॉस्ट। बोल रहा है कंपनी ने एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया है किसी से कि भाई हर साल मशीन आके चेक करके जाना, देख के जाना, ठीक करके जाना, तो ये तो एक रनिंग कॉस्ट मतलब क्या, ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, रेवेन्यू कॉस्ट है बिजनेस का। सच एक्सपेंसेस इज इनकर्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द मशीन कंटिन्यू टू रन। ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि मशीन मेरा अच्छे से चले, ठीक है, ऐसा ना हो मशीन बंद पड़ जाए, मेरा काम बंद हो जाए। एज इंटेंडेड, जैसा हम लोग चाहते हैं मशीन को उस तरीके से अच्छे से यूज करने के लिए उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसका जो है एनुअली रिपेयर करवा सकते हैं। दस इट इंप्लाइज दैट बिकॉज द मशीन इज बीइंग यूटिलाइज्ड इट विल रेगुलर रिपेयर्स, इन अदर वर्ड्स कंटिन्यूअस यूज इन रिजल्टिंग इन नॉर्मल वेयर एंड टियर
दिस इज द रीजन व्हाई डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज बाय द कंपनी। बोल रहा है रोज यूज हो रहा है तो नॉर्मल वेयर एंड टियर तो हो रहा ही है, तो फिर कंपनी को तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही चाहिए बाय स्टेटिंग दैट द कंपनी इनकर्स एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये बोल के कि हम एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस कर रहे हैं तो कंपनी रिकॉर्डिंग ओनली द मेंटेनेंस एक्सपेंस। बोल रही है हम सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे, ये सब कंपनी बोल नहीं सकती है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था, डिप्रिशिएशन नॉन कैश खर्चा है, कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं आता है, तो हम लोग डिप्रिशिएशन को नहीं दिखाएंगे और हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज करते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ऐसा कंपनी ने बोला और बोला डिप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन व्यूड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द डिप्रिशिएशन अलोन इट अपीयर्स दैट द फैक्ट दैट डिप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम इज करेक्ट। मतलब उतना नहीं बोलते तो इतना बोल ही सकते हैं कि डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ये तो कंपनी का कहना बिल्कुल सही है। However, it must be noted that at the time of procurement of the asset, the company would have paid cash. But ये मत भूल जाओ कि जब खरीदा था मशीन को तब तो हम लोगों ने कैश पे किया था ना। तो डिप्रिशिएशन जो है इज आफ्टर ऑल रिटर्न ऑफ दिस अमाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। तो जो पे करके हम लोगों ने एसेट खरीदा था ना, उस एसेट को ही हम लोग राइट अप करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, उस एसेट के एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हम लोग सोचते हैं कितना दिन यूज करेंगे उसके हिसाब से, तो उस पैसे को तो राइट ऑफ करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पे किया था। हेंस द आर्ग्यूमेंट दैट डिप्रिशिएशन नॉन कैश इज नॉट वैलिड। तो ये बोलना बेकार है कि डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए डिप्रिशिएशन क्या है, इज राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो एसेट को हम लोगों ने एक्वायर किया उसका जो कॉस्ट पे किया था उस कॉस्ट को राइट ऑफ करने के लिए डिप्रिशिएशन लगाना जरूरी होता है, तो डिप्रिशिएशन मैंडेटरी है। ठीक है, फिर सी पॉइंट में क्या बोला था कि प्रॉपर्टी का टाइम कब, प्रॉपर्टी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसका जो है वैल्यू टाइम जाते जाते बढ़ जाता है तो डिप्रिशिएशन नहीं लगाएंगे। तो बोल रहे सर्टेन एसेट जैसे कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है डू इंक्रीज इन वैल्यू विद द पासेज ऑफ टाइम। तो हो सकता है कुछ ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसका वैल्यू समय के साथ बढ़ जाता है, नॉर्मली तो कम होता है बट हो सकता है ऐसा कोई एसेट है समय के साथ बढ़ जाता है। However, such assets are used for the purpose of business and are not held for sale. और ये एसेट हम लोग बिजनेस में यूज करने वाले हैं, बेचने नहीं वाले हैं, और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली सिंस द एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन विल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंपनी। तो क्योंकि हम लोग इस तरीके के एसेट को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपना बिजनेस का ट्रू एंड फेयर वैल्यू चाहते हैं प्रॉफिट का, तो हमें डिप्रिशिएशन दिखाना चाहिए। एंड हेंस द आर्ग्यूमेंट दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एप्रिशिएट इज नॉट वैलिड। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि मेरे एसेट्स का वैल्यू जो है बढ़ रहा है तो ठीक है रिवैल्यू कर लो, रिवैल्यू जो हो रहा है उसके हिसाब से डिप्रिशिएशन चार्ज करो, बट डिप्रिशिएशन करो। अगर वैल्यू बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन कर लो अपवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद डिप्रिशिएशन चार्ज करो, बट डिप्रिशिएशन करो चार्ज। इफ द कंपनी वांट्स टू शो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पीपी देन इट हैज द ऑप्शन टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल। जो मैंने बोला, तो कंपनी बोल रही है कि भाई मेरा एसेट बुक्स में दिख रहा है 1 लाख का बट मार्केट में वो 10 लाख का हो चुका है मान लो, तो फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर होने के लिए रिवैल्यूएशन करो, फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन चार्ज करो, बट डिप्रिशिएशन चार्ज करो, नहीं करोगे ऐसा नहीं बोल सकते हो। फिर लास्ट वाला पॉइंट बोला था एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द एसेट इज अल्टीमेटली सोल्ड, क्योंकि एसेट बिक जाएगा तो बोल रहा है डिप्रिशिएशन चार्ज करके क्या फायदा होगा, हम लोग ऐसे ही एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर यूसेज विल रिड्यूस, जैसे जैसे एसेट यूज होता है उसका वैल्यू कम होते जाता है। अकॉर्डिंगली द आर्ग्यूमेंट दैट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी ऑब्टेनिंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसे में क्या होगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम लोग गलत निकाल लेंगे अगर डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्यू टू यूसेज ऑफ एसेट द वैल्यू ऑफ द एसेट वुड बी लोअर देन द कॉस्ट, क्योंकि एसेट यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट से कम हो जाएगा, जैसे कि 100 से कम हो गया ये 70 हो गया। ठीक है, चार्जिंग डिप्रिशिएशन वुड सीक टू ब्रिंग द बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेटिंग टू सच रिड्यूस वैल्यू। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो बुक वैल्यू हमारा सही तरीके से रिड्यूस होते हुए दिखेगा। देयर आफ्टर ऑन सेल ऑफ द एसेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस विल बी अवेलेबल, हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट इस बात का बेकार है। ठीक है, इट मे बी pertinent to note that accounting standard 1 disclosure of accounting policy states that disclosure of accounting policy or of changes therein cannot remedy a wrong or inappropriate treatment of the item in the account. In other words, the company cannot be absolved of the fact that it has not complied with the relevant accounting standard merely by giving a disclosure of incorrect policies or practice being followed. बोल रहे हैं
यहाँ पर और एक पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो होता है, जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है। हम बता देते क्या होता है कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। ये चीज कहाँ बोला गया है, AS1 में बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है दैट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और ऑफ चेंजेस देयर इन, अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं तो उसका डिस्क्लोज करना है, या फिर जो यूज कर रहे थे उसको चेंज कर रहे हैं तो वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। देयर कैन नॉट रेमेडी ए रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम इन द अकाउंट, मतलब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग ना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इस बात का डिस्क्लोज कर दिया। कंपनी बोल रही है हम ये रीजन से डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इस बात पे AS1 फॉलो कर लिया। कैसे? क्योंकि AS1 बोल रहा है कि जो भी पॉलिसी फॉलो करते हो उसे डिस्क्लोज करो, तो मैंने पॉलिसी डिस्क्लोज कर दिया कि हम डिप्रिसिएशन नहीं लगाने वाले, ये चीज मैंने लिख दिया। तो बोल रहा है ये कोई रेमेडी नहीं हुआ, ये तो एक गलत ट्रीटमेंट हो गया। रेमेडी है रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम इन द अकाउंट। तो बोल रहा है कि मैंने डिस्क्लोज किया तो हम बोलेंगे हम AS1 फॉलो किए। ये कैसा बात हुआ, जब जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो चीज ही गलत है। डिप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इस बात का डिस्क्लोजर करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई सही ट्रीटमेंट कर दिया, मैंने एक इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को डिस्क्लोज किया, तो ये गलत है। तो वो चीज बोल रहा है। In other words, the company cannot be absolved of the fact that it has not complied with the relevant accounting standard merely by giving a disclosure। वही बोला है। तो कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती देखो देखो मैंने तो AS1 फॉलो कर लिया, मैंने तो डिस्क्लोज कर दिया कि हम ये वजह से डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो बोल रहा है merely by giving disclosure of incorrect policies or practice being followed, incorrect policy या practices follow करके हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों ने AS1 फॉलो किया। Thus the company stand of disclosing the incorrect policy as a remedy is not correct। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग डिस्क्लोज किए हैं AS1 फॉलो कर रहे हैं, ये कोई रेमेडी नहीं हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है द कंपनी सजेस्ट टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट देयर बाय कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के साथ एक्ट पर होना है और डिप्रिसिएशन जरूर से चार्ज करना है। तो इतना कुछ तो नहीं लिख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा होगा भी नहीं, बट इस चीज को अपने हिसाब से जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां तो देखो लिखना ही पड़ेगा, इसका आदत करना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा खुद। जो भी पढ़ते हैं ना क्लास में उसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे कॉपी में, तब जाके हैबिट होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि हम लोगों को ये कुछ हेड्स दे दिया है, ठीक है। ये आइटम कौन से हेड में जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे 1 से लेके आइटम कितना सारा है 8 तक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 से लेके 8 तक आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। क्या क्या हेड है, एक है हम लोग का परचेज प्राइस ऑफ PPE। तो परचेज प्राइस ऑफ PPE कौन सा है, अगर इसमें से कोई परचेज प्राइस ऑफ PPE समझ में आ रहा है तो हम लोग को उस पे उस हेड पे, मतलब इस हेड पे वो आइटम को देना। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो उस इस हेड में वो आइटम जाएगा। कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE। PPE के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई आइटम इसमें से लग रहा है कि PPE की कॉस्ट कैलकुलेट करने के काम नहीं आ रहा है तो हमें उसको पॉइंट नंबर 3 में देना है, ठीक है। तो ये करने से समझ जाओगे। जैसे देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्स। तो ये कौन से हेड में जाना चाहिए, अगर हम लोगों ने कुछ परचेस किया, ठीक है। क्या किया होगा, ऑब्वियसली पीपी के बारे में बोला है, पीपी परचेस किया, हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी दिया और नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्स दिया, तो ये कौन से हेड में जाना चाहिए। परचेस प्राइस। हाँ, ये परचेस प्राइस में जाएगा, ये पॉइंट 1 में चला जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट बोला है कि इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये कहां पर जाना चाहिए। मतलब हमारा ऐसे डिलीवर हुआ, उसका खर्चा है, उसको ठीक से रखा गया उसका खर्चा, डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, ये कहां पर जाएगा। डिलीवरी कॉस्ट
देखो प्रोडक्ट को रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होता है तो वो तो प्रोडक्ट के प्राइस में कैपिटलाइज होता है, तो बोलो। परचेज प्राइस। हाँ, परचेज प्राइस नहीं हो, वो परचेज प्राइस का मतलब तो जो चीज का प्राइस होता है और उस पे लगने वाला टैक्स वगैरह। डायरेक्टली हाँ, एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी परचेज प्राइस के अलावा वो सारे खर्चे जो खर्चे किए बिना हम लोग अपने एसेट्स को अपने जो है रेडी टू यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो टू का यहाँ पर टू हो जाए। परचेज प्राइस का मतलब सप्लायर को जो भी पेमेंट कर रहे हैं ना वो परचेज प्राइस होता है, सप्लायर को जो पेमेंट नहीं करते वो परचेज प्राइस नहीं होता। अब ये हो सकता है कि सप्लायर ही डिलीवरी करवा रहा है, बट परचेज प्राइस जो है और उस पे लगने वाला टैक्स वगैरह वो अलग। और ये सब क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट, मतलब इसके साथ लगने वाले खर्चे। अगर वो मशीन नहीं खरीदते तो ये सब खर्चा होता ही नहीं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड्स अप। तो बोल रहा है ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉसेस कहाँ लिखा जाता है, पीएल में। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ आता है, जैसे पीएलसी आता है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, सॉरी लॉस बोला है, ठीक है, तो लॉस, तो ऑपरेटिंग लॉस तो हो ही सकता है बिजनेस का लॉस, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉस जो है सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप, ठीक है। तो ये क्या कॉस्ट है ये बताओ। 3। थ्री, ठीक है, ये कोई कॉस्ट है ही नहीं जो हमारे पीपीई में इंक्लूड हो, ये तो बिजनेस का लॉस बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। बोल रहा है कॉस्ट हम लोगों ने इनकर्ड किया है जब while an item capable of operating in the manner intended by the management, मैनेजमेंट जैसा चाहती थी उस तरीके से उसे यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट इनकर्ड किया। अब हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, हम लोग अभी तक उसको फुल्ली यूज में नहीं ला पाए, या फिर अभी तक यूज में नहीं ला पाए, या फिर और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से कम कैपेसिटी में अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कॉस्ट इनकर्ड किया ऑपरेट करने के लिए, कैपेबल करने के लिए, चाहे हम लोग उसे अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं या फिर फुल कैपेसिटी से कम यूज कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलें। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। नहीं, ये हम लोग का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होगा। देखो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कब होता है, जब रेडी टू यूज होने के पहले का खर्चा। क्या यहाँ पर रेडी टू यूज नहीं हुआ है, देखो क्या बोला है, केपेबल कर दिया है ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, अभी तक हम लोगों ने उसे यूज में नहीं लिया, और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से कम में ये हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो अम्यूजमेंट पार्क वाला क्वेश्चन था ना, जहां पर वो अम्यूजमेंट पार्क 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा था, ठीक है। तो उस पॉइंट और इस पॉइंट में तो कोई फर्क नहीं है। देखो उस पॉइंट में हम लोग का क्या था, तो क्या ये हम लोग का मतलब उस पॉइंट में क्या था, देखो अम्यूजमेंट पार्क जो है 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो 80%, देखो हम दिखाते क्वेश्चन तब समझ में आएगा वो पॉइंट। वो क्वेश्चन था हम लोग का, आई थिंक इलस्ट्रेशन 5 था, देख लेते हैं। ये वाला देखो क्या बोला था कि अम्यूजमेंट पार्क हैज सॉफ्ट ओपनिंग इन द पब्लिक, मतलब सॉफ्ट ओपनिंग मतलब पूरा नहीं खुला है, टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन अट्रैक्शंस, अच्छा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं उसके लिए ट्रायल रन करने के लिए टिकट्स 50% डिस्काउंट में बेच रहा है उस समय पे, मतलब जब ट्रायल रन चल रहा है। द ऑपरेटिंग कैपेसिटी 80% है, मतलब 80% कैपेसिटी पे ये काम कर रहा है। द ऑफिशियल ओपनिंग डे अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर, अभी तक 3 महीना बाकी है ऑफिशियली उसका पूरा ओपन होने में। अब ये मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी in the condition capable of operating in
द इंटेंडेड मैनर। बोल रहा है मैनेजमेंट अब ये क्लेम कर रहा है कि ये जो सॉफ्ट ओपनिंग हम लोगों ने किया है ट्रायल रन के लिए, ठीक है, ये नेसेसरी था अम्यूजमेंट पार्क को मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए, मतलब रेडी टू यूज करने के लिए ये ट्रायल रन जरूरी था। तो पूछ रहा है अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज। बोल रहा है ये लोग चाहते हैं कि नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट को ये लोग कैपिटलाइज कर देंगे। तो मैंने बोला था देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट पहला बात है कैपिटलाइज नहीं होता, दूसरा बात है कि अगर मेरा कोई चीज 80% कैपेसिटी पे काम करने लगा है तो फिर ट्रायल रन किस बात का, क्योंकि मैंने 80% ही उसे ओपन कर दिया है, बस 20% बाकी है। तो इसका मतलब वो तो मेरा जो है चालू ही है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो मैनेजमेंट तो कुछ भी बोलेगा उसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। एज अ मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, हमें उसके हिसाब से टिप्पणी करना चाहिए ना। तो मैनेजमेंट तो गलत बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये अगर नहीं करते ट्रायल रन का खर्चा तो बोल रहा है ये पार्क अपना हम लोग जैसे चलाना चाहते जिस तरीके से ओपन करना चाहते वो कर ही नहीं पाते, बट अगर 80% खोल ही दिए हो तो फिर ये ट्रायल रन किस बात का, है ना। तो मतलब ट्रायल रन करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा रेडी टू यूज का पहले का खर्चा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी रेडी हो ही चुका है जब 80% खोल चुके हो, ठीक है। तो वैसे भी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे हो तो फिर ये हमारे पीएल में जाना चाहिए। तो इसीलिए देखो मैंने इलस्ट्रेशन 5 जो किया था ये चार्ज टू पीएल होगा, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर वही पॉइंट बोला है कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम, तो वो पार्क बोला था केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, एक आइटम जो है वो केपेबल है, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसके बाद भी, व्हाइल एन आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, बट अभी तक उसे यूज में नहीं लाया गया है जबकि वो केपेबल है ऑपरेट करने के लिए, फिर भी खर्चा किया गया है उसे बोल रहा है, और यूज कहा गया येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से थोड़े कम में ये हम लोग ऑपरेट करने के लिए केपेबल कर चुके हैं, फिर भी कॉस्ट हम लोग इस पे इनकट कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद भी अगर कॉस्ट इनकट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होगा, जो मेरा एसेट ऑलरेडी केपेबल है यूज करने के लिए, फिर भी हम लोग कॉस्ट कुछ इनकट कर रहे हैं, तो फिर वो मेरा कौन सा कॉस्ट है। ऑप्शन 3। तब ये 3 नंबर में जाए। फिर 5th नंबर में ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है रिबेट मिला है तो ये कहाँ जाना चाहिए। परचेस प्राइस। हाँ परचेस प्राइस से लेस होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट दोनों ही हमारा लेस होगा क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं तो हमें रिबेट मिला होगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, तो बोल रहा है किसी एक एंटरप्राइज का जो भी फंक्शंस या ऑपरेशंस है उसमें लगने वाले मतलब उसको मतलब हम लोगों ने किसी पार्ट को या सारे ऑपरेशंस को सारे एक्टिविटीज को एक एंटरप्राइज का रीलोकेट किया या रीऑर्गेनाइजेशन किया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह किया है या फिर चेंजेस किया है पोजीशंस को, तो उसमें जो कॉस्ट इनकट हुआ तो वो कॉस्ट क्या होगा। इस पे भी हम लोगों ने लास्ट क्लास क्वेश्चन किया, मतलब मान लो मेरा एक एसेट यहाँ है, मैंने यहाँ से उस एसेट को हटा के मेरा ये मशीन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, मुझे लग रहा है इस मशीन को ना मुझे यहाँ लगवाना चाहिए, मैंने यहाँ से यहाँ इस मशीन को लगवा दिया, अब लगवाने के लिए लेबर लग गए होंगे तो उसका मेरा एक खर्चा होगा, तो रीलोकेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है, रीलोकेटिंग कॉस्ट मैंने इनकट किया। अब बोल रहा है कि बोलो ये कॉस्ट कहाँ दिखाना चाहिए, ये तीनों में से। तो अगर मैंने मशीन खरीदा होगा तो फिर .1 सोचना चाहिए, मशीन खरीद के उसके यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए अगर खर्चा किया होगा तो .2 होना चाहिए, अगर ये दो नहीं है तो .3 होगा। 3। फ्री होगा, रीलोकेटिंग कॉस्ट का मतलब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह कर रहे हैं, तो हम लोग ना तो इसमें नया कुछ खरीदे हैं ना तो खरीदने के बाद उसे यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, ये तो हमारा खुद का मैनेजमेंट होगा, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ नहीं रखना है इस चीज को वहां रखना है या फिर किसी भी रीजन से रखना हो, ठीक है, वो तो नहीं पता, कुछ भी कारण होगा इधर से उधर कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, तो बोलो ये क्या होगा, इंस्टॉलेशन और असेंबली, तो असेंबली का मतलब जोड़ना, पार्ट्स पार्ट्स पुर्जा पुर्जा पड़ा हुआ है उसको जोड़ जाड़ के बना दिया जो भी मशीन था या जो भी पीपी था। और इंस्टॉलेशन डायरेक्ट। हाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सही है।
फिर उसके बाद बोला है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन या अदर जनरल ओवरहेड ये मेरा कहाँ जाएगा? देखो एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड कहाँ लिखते हो? वही जाएगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट कहाँ लिखते हो? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 पीएल में जाएगा, तो पीएल में तो हमारे बिजनेस का रेगुलर खर्चा जाता है। तो ये तो देखो हमारा 3 पॉइंट था, एक था मशीन पीपी खरीदने का, तो ये तो खरीदने का खर्चा नहीं है। खरीदने के बाद उसको यूजेबल कंडीशन में लगाने का खर्चा तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वो भी नहीं है, तो फिर पॉइंट 3 होगा। अच्छा अब देखो 13th नंबर, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट हैज इनकर्ड दिस कॉस्ट। तो क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है? तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ये सब। अच्छा कैलकुलेट करने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ द एबीसी लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डिंग टू AS10। AS10 के हिसाब से कौन सा कॉस्ट कैपिटलाइज्ड कर सकता है एबीसी लिमिटेड, मतलब कितने से अपने एसेट को जो है डेबिट कर सकता है। कैपिटलाइज्ड का मतलब तो वही हुआ ना, मतलब प्लांट के कॉस्ट में क्या क्या वैल्यू जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या निकालना है? प्लांट का कॉस्ट। हम उतना वो अरेंज करके नहीं लिख रहे, हम नॉर्मल पूछ ले रहे हैं, जैसे कि सब ये प्लांट के कॉस्ट में आए। कॉस्ट पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्स, मतलब सप्लायर ने मुझे जो इनवॉइस दिया है उसमें जो कॉस्ट लिखा है प्लस टैक्स मिला के मेरा मशीन 25 लाख का पड़ा, तो मशीन के दाम में क्या ये ऐड होगा? है। तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट होगा 25 लाख। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, क्या साइट प्रिपरेशन मशीन, नहीं ये वाला इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, क्या ये मशीन के दाम में ऐड होगा? है। तो ऐड कर देंगे डिलीवरी 2 लाख। अच्छा उसके बाद कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन था, क्या ये ऐड होगा? है। ये भी ऐड होगा। साइट प्रिपरेशन मतलब मशीन को जहां लगवाएंगे उस जगह का प्रिपरेशन, मतलब जिस जैसे चाहिए उस मशीन के लिए उस जगह को उस तरीके से बना के रेडी करना, तो वो तो जरूरी है, नहीं तो मशीन ही यूज नहीं कर पाएंगे। कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट, जब प्लांट खरीदने गए तो किसी कंसल्टेंट से पूछ लिया कि भाई क्या खरीदे कैसे खरीदे, तो उनको 7 लाख रुपए देना पड़ा कंसल्टेंसी का। तो क्या ये भी हमारे मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा? हाँ। ठीक है तो फिर ऐड कर लेंगे कंसल्टेंट फी, ऐड होगा क्योंकि सब मशीन खरीदने के पहले है तो सब ऐड होगा, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ये क्या है? मतलब देखो जिसने मुझे प्लांट दिया वो सप्लायर, प्लांट का जो सप्लायर है उससे मैंने उधार मांग लिया। उधार का मतलब मान लो मैंने उसे प्लांट का पूरा पैसा नहीं दिया या फिर कुछ दिया कुछ नहीं दिया या फिर बाकी रखा है, तो उसने बोला ठीक है हम क्रेडिट में दे देंगे, डेफर्ड क्रेडिट कर देंगे, बट मुझे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे मैंने किसी से बोला कि बाद में पेमेंट कर देंगे पैसा, ठीक है जिस, तो उसने बोला ठीक है हम बाद में लेंगे लेकिन मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि बाद में पे करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज हो ही सकता है ना, तो इंटरेस्ट बोला है 2 लाख, ठीक है। तो क्या ये हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इस बात के लिए ना मैंने नोट नहीं लिखवा है, तो वो अभी हम लिखवा देते हैं कि ये ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब तक हम ये बाकी 2 पूछ लेते, वो बोल सकते वो वाला हम नोट लिखवा देंगे। बोल रहा है कि एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, अच्छा वो भी बताना पड़ेगा, ये दोनों ही पॉइंट बताना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये बोलो ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन होने के पहले जो भी ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहा है क्या वो ऐड होगा? मतलब हम लोग जैसे देखो जियो का एग्जांपल दे, ठीक है, जियो जब आया तब उसने क्या किया, पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब पैसा ले नहीं लिया, पहले तो फ्री में ही हमें डेटा यूज करने के लिए दिया ना,
तो कॉमर्शियली उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था। कॉमर्शियल मतलब क्या, जब पैसा लेके काम कर रहे हैं तो पहले तो ऐसे ही दे रहा था, ट्रायल रन कर रहा था ना कि भाई यूज करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रेस्पॉन्स है। फिर लोग जब यूज करते करते हैबिचुएट हो गए, उसके बाद जब उन्होंने चार्जेबल किया तो लोग उसी पे रह गए। ठीक है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पहले जो ऑपरेटिंग लॉस हुआ, क्या वो हमारे पीपी के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, जब ऑपरेटिंग लॉस बोल रहा है तो क्या वो पीपी के कॉस्ट में ऐड होगा? नो। नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मेरा बिजनेस लॉस है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला बताते हैं, ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट बताते हैं। तो देखो, इसका मतलब यहां पर मेरा एक और कॉस्ट आएगा, तो दो तो नहीं आएगा, एक और आएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन जगह रखते हुए, ठीक है, हम यहाँ पर बताते हैं बोरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर। तो ये नोट लिख लो, बोरिंग कॉस्ट ब्रैकेट में डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एसेट इज ready to use if qualifying asset initial estimate of decommissioning or dismantling cost, demolition net, etc. Present value of decommissioning or dismantling cost and similar liability. अच्छा, तो सबसे पहले ये इंटरेस्ट चार्ज वाला बताते हैं। बोला है देखो, बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। बोल रहा है डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एसेट इज रेडी टू यूज, जब से हम लोगों ने अमाउंट बोरो किया और जब एसेट वो रेडी टू यूज हो रहा है, उस बीच में जो भी इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, इफ क्वालिफाइंग एसेट, अगर मेरा एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमिशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिमोलिशन एटसेट्रा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड सिमिलर लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है, अगर बोरिंग कॉस्ट तभी ऐड होगा इफ क्वालिफाइंग एसेट, बस इतना समझो। ठीक है, इतना समझो कि ये वाला दूसरा पॉइंट में लगा लेंगे। ठीक है, ये इतना समझो कॉस्ट के लिए। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट तभी मेरा एप्लीकेबल होगा, एसेट के दाम पे ऐड होगा, अगर वो मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। इस चैप्टर के लिए इतना काफी है, बाकी क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग हम लोग दूसरे ईयर्स में पढ़ते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो ये प्लांट मेरा क्वालिफाइंग है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे मान के चलना है कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक है, तो अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो मेरा यहाँ पर ये नहीं ऐड होगा। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट एकमात्र तभी ऐड होगा अगर ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए तुम लोग को एक नोट लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो नोट क्या होगा? नोट ये होगा इस क्वेश्चन के लिए, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, मतलब हम लोगों ने डेफर्ड क्रेडिट किया, मतलब उधार ले लिया। ठीक है, टू द सप्लायर ऑफ द प्लांट, ब्रैकेट में नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट, जब कुछ नहीं बोला है, नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट, और ये कितने का है? 2 लाख, इज नॉट
regarded as directly attributable cost and there cannot be and then cannot be capitalized. Can't be capitalized. ये बताना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके 5 मार्क्स वगैरह मिलेगा। और ऑपरेटिंग लॉस जो है वो भी नहीं होगा, उसका भी नोट ऐसे लिखना चाहिए, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन for 40,000 are not regarded as directly attributable cost, directly attributable cost and can't be capitalized. Should be charged to statement of PL during the year in which it is incurred, in which it is incurred. ये सब लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नोट 2 दे दिया, और इसमें क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है बोरोइंग कॉस्ट ऐड होगा कि नहीं। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो होगा, अगर क्वेश्चन कुछ ना मेंशन करे तो फिर जस्ट सोचो कि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा ऐड नहीं होगा 2 लाख, और ये ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं होगा, उसका भी नोट लिखवा दिया। अब ये जो एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट है इसके बारे में भी देखो मैंने ये नोट में जोड़ दिया है, ये हम लोग का ऐड होना चाहिए। बट ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता क्या है। जैसे कि देखो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब है हम लोगों ने मान लो कोई एक जगह रेंट पे लिया है, ठीक है, हम लोगों ने कोई एक जगह रेंट पे लिया है, फिर हम लोग सोच रहे हैं, मतलब देखो रेंट पे लिया, फिर उस जगह को हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अब मॉडिफाई कर लिया, जैसे मान लो मैंने ये एक जगह रेंट पे ले लिया, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से फिर इसको मॉडिफाई कर लिया, जिससे घर लिया उसको पूछ के, ठीक है, हर एक जगह पे मॉडिफिकेशन कर लिया। अब उसने बोला ठीक है मॉडिफिकेशन कर रहे हो करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब घर छोड़ के जाओगे तो मेरा जैसा था वैसा कर देना, ठीक है, मेरा जैसा था, मेरा घर ऐसा था ना, मेरा ऐसा ही कर देना, ये सब जो लगवाए हो ये सब ठीक करके जाना, मतलब एज इट इज करके देके जाना, ऐसा बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब एज इट इज करने का तो एक खर्चा होगा, ठीक है, तो एज इट इज करने का जो खर्चा होगा, मुझे मान लो हम ये रेंट 10 साल के लिए लिया है ये जगह पे, और 10 साल बाद मुझे इस जगह को सेम इसी तरीके से करके उनको देना है, इसको करवाने का मेरा एक खर्चा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डिमोलिशन कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे पता है 10 साल बाद जब हम इसको ठीक करवाएंगे तो मेरा खर्चा पड़ेगा 7 लाख रुपए, जिसका आज का वैल्यू 10 साल बाद 7 लाख रुपए लगेगा, जिसका मान लो आज का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख, मतलब जो खर्चा हम 10 साल बाद करने वाले हैं जिसका कॉस्ट मुझे 7 लाख पड़ेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख, ठीक है। तो फिर मुझे ये 3 लाख अपने एसेट के कॉस्ट में क्या करना चाहिए वो पूछा है। तो देखो इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिमोलिशन एटसेट्रा, तो ये भी मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए।
लेकिन किस तरीके से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड सिमिलर लाइबिलिटी, इस तरीके के लाइबिलिटी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के साथ अपने पीपी के कॉस्ट में लेते हैं, और बोरिंग कॉस्ट को भी लेते हैं अगर क्वालिफाइंग एसेट है। क्वेश्चन कुछ ना बोला, देन कंसिडर्ड इट एज नॉट क्वालिफाइंग एसेट। तो अब मुझे बोलो कि एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर 3 लाख, क्या ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं तो अब तो ये ऐड कर देंगे 3 लाख। डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो फिर कितना हो रहा है टोटल? 43 लाख। 43। इसके बाद है 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो बचा हुआ है 14 से लेके 19 तक, ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 14 से लेके 19 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना